हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थल व पर्यटन के बारे में। तो उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की जो स्थापना हुई थी 1974 में हुई थी और पर्यटन को उद्योग का दर्जा जो मिला था 1998 में मिला था। और प्रथम हेरिटेज आर के रूप में जो विकसित किया गया था वो था आगरा, लखनऊ और वाराणसी, ये 3 थे आपके। वहीं भी यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल उत्तर प्रदेश के स्मारक जो थे ताजमहल, आगरा, किला फतेहपुर सीकरी, ये 3 थे आपका। उसके बाद यहीं विदेशी पर्यटकों के प्रदेश का महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल जो था ताजमहल था और भारत का भी यही माना जाता है। मैत्रेय योजना जो जापान के सहयोग से चलाई जा रही थी वो बौद्ध परिपथों का निर्माण करने के लिए थी। और जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों की जो जन्मभूमि है वो अयोध्या ऋषभ देव की जन्मस्थली थी। अब यहाँ पे पुष्प शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। कहाँ पे किया था? अयोध्या में किया था। महाजनपद काल में उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र कहा जाता है जो कि बरेली जनपद में है। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी जो प्रसार स्थल है वो आलमगीरपुर, ये जरूर पूछा जाता है, शायद पिछली बार भी पूछा गया था। और ये कहाँ पे है, ये भी सारी चीज़ें जानना है। कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी जो कि पिपरवा सिद्धार्थ नगर की है। वहीं हम बौद्ध और जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जो है वो आप कौशाम्बी है। वहीं प्रसिद्ध जैन धर्म प्रभास गिरी स्थित है वो जो कि कौशाम्बी में है। भक्त संत मूलक दास की जन्मस्थली का कहाँ पे है? कड़ा कौशाम्बी में भी है। अकबर के नवरत्नों में एक बीरबल का जन्म स्थान है। बीरबल का जन्म स्थान जो कि है उत्तर प्रदेश कालपी में है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो काशी में हुआ था। जयचंद्र को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पराजित किया था? तो चंदावर के युद्ध में। ये आप हिस्ट्री में भी पढ़े हो। जौनपुर सिराज हिंद की स्थापना जो फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद तुगलक की स्मृति में किया था। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ है? तो वो देवगढ़ मलिकपुर में है। हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन करते थे। कहाँ पे करते थे? प्रयागराज में करते थे। गुप्तों की धार्मिक संस्कृति की राजधानी क्या थी? प्रयागराज थी। प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी का जो जन्म स्थान था वो बरन बुलंदशहर में था। उसके बाद बात करते हैं गुप्तकालीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध भीतर गांव कहाँ स्थित है? तो रमाबाई नगर कानपुर देहात में है। उसके बाद गुप्तकालीन का भीतरी स्थिति जो है वो कहाँ पे है? गाजीपुर, ये ध्यान रखना। हम लोग देखते हैं सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का जो जन्म स्थान था वो बदायूं में था। और सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का रिश्तेदार था? तो वो भी बदायूं का ही था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज 10 मई 1857 को मेरठ में हुआ था जिसमें मंगल पांडे जी ने काफ़ी अहम रोल प्ले किया था। वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ के अन्य नाम है तो ऋषभ पंत मृदगांव के नाम से जाना जाता था। और भगवान बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ पे था? तो सारनाथ में दिया था सबसे पहला। धामेक स्तूप धर्मराज का स्तूप कहाँ पे है? तो ये दोनों सारनाथ में है। बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रवज्ञा की अनुमति दिया था तो कहाँ पे? संगिशा में। भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक 25 वर्ष काल व्यतीत किया था तो कहाँ पे किया था? श्रावस्ती में 25 वर्ष आपने व्यतीत किए थे। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मखली गोसाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो श्रावस्ती में हुआ था। सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। कुषाणों के पूर्वी साम्राज्य की राजधानी मूर्ति कला एवं व्यापार का प्रमुख केंद्र था तो क्या था? मथुरा था। प्राचीन काल में ब्रह्म प्रवर्तक तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध जहाँ पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था वो कहाँ पे था? बिठूर में था। आगे बात करते हैं बेगम समरू द्वारा बनाया गया विशाल चर्च कहाँ था? सरधना मेरठ में था। पृथ्वी का सर्वोपर तीर्थ कहा जाता है चक्र तीर्थ को जो कि नैमिषारण्य में है। और ये किस जिले में है? सीतापुर जिले में है। उसके बाद जैनों की काशी कहा जाता है तो किस नगर को कहा जाता है? हस्तिनापुर को। हस्तिनापुर को जैनों की काशी बोला जाता है। अब प्रसिद्ध संत सैयद सालार और मसूद काजी की दरगाह को क्या बोलेंगे? बहराइच में है। नगर महोदय इसके नाम से प्रसिद्ध नगर कन्नौज है। और आगरा की स्थापना जो 1504 में किसने की थी? जो सिकंदर लोदी ने की थी। मुगल काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था तो वो था आगरा। और प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वली अली शाह की मजार स्थित है तो वो कहाँ पे है? देवा शरीफ बाराबंकी में स्थित है। महाजनपद में पूर्व पंचाल जनपद की राजधानी कंपिल किस भारतकालीन चरित्रों का जन्म स्थान है? तो द्रौपदी द्रोणाचार्य। अब महाजनपद काल में मल्ल गणराज्य की राजधानी थी तो कुशीनगर जो कि भगवान बुद्ध का महानिर्वाण भी कुशीनगर में हुआ था। किसके शासनकाल में अवध की राजधानी फैजाबाद से हटा के लखनऊ लाई गई? तो नवाब आसफदौला। उसके बाद श्री रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में। मधुबनी 80 और 80 गंगे के तीर आप ध्यान रखिएगा, तुलसीदास भी हैं।
तो प्रेम मंदिर स्थित कहाँ पे है? तो वृंदावन कृपाल जी महाराज। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा स्थित है तो गाजीपुर में है। क्रांति नगर के नाम से विख्यात है तो मेरठ है। और उसके बाद जो फर्स्ट हुआ वो हुआ था क्रांति पहली। हींग और गुलाल नगरी किस नाम से जाना जाता? हाथरस को नाम को हीर और गुलाल की नगरी के नाम से जाना जाता है। चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? तो गोरखपुर में है। विश्व का प्राचीनतम जीवन शहर है जो काशी वाराणसी है। उद्यान बसवत्ता की कथा संबंधित है तो कौशाम्बी से। प्रसिद्ध जेके मंदिर कहाँ स्थित है? तो कानपुर में है। भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? आपका वाराणसी में है। प्रसिद्ध प्रस्थानपुरी ऋषभ देव की तपस्या स्थली कहाँ पे है? ये झूंसी, जो कि कहाँ पे है? प्रयागराज इलाहाबाद में है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन दिवस जो है 14 फरवरी को मनाया जाता है और ये वर्ष 2016 से प्रारंभ किया गया था। उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म पॉलिसी का प्रारंभ हुआ था 2014 में हुआ था। मंदिरों और घाटों का नगर किसको बोला जाता है? तो वाराणसी को बोला जाता है। चित्रित धूसर मृदभांड संबंधित अतरंजी खेड़ा जो स्थित है वो कहाँ पे है? एटा जिले में। कहाँ पे स्थित है? एटा जिले में स्थित है। आगे करते हैं, स्वामी हरदास कहाँ निवास करते थे? तो विद्यवन जो निधिवन, जिसको वृंदावन के नाम से बोला जाता था, यहाँ पे निवास करते थे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश कला एवं संस्कृति, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से हम देखेंगे। तो भारतीय ऐतिहासिक सांस्कृतिक कलात्मक विकास के लिए संरक्षण प्रदर्शन अध्ययन हेतु संस्कृति विभाग की जो स्थापना की गई थी 1957 में की गई थी। उस जिसमें कर्नाटक अकेडमी जो है आपका लखनऊ में है, 1963 में इसको मान्यता मिली थी। और राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पे? लखनऊ में ये भी है। आपका स्थापत्य कला के प्राचीन साक्ष्य जो है मौर्य कालीन से मिले हुए हैं। मंदिर निर्माण की कला का विकास हुआ गुप्त काल से हुआ। मुगल चित्रकला शैली की नींव पड़ी जो कि किसने डाला? हुमायूं के टाइम में हुआ। मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। जहांगीर के काल को मुगल स्वर्ण चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। उत्तर प्रदेश कला एवं शिल्प महाविद्यालय कहाँ पे हुआ है? 1911 में बनाया गया। लखनऊ चिकित्सा चित्रकला शैली के जनक कौन थे? असित कुमार हलदार थे। बुद्ध का गृह त्याग के चित्रकार कौन थे? रणवीर सक्सेना थे। सत्यम शिवम सुंदरम के चित्रकार थे शिवनंदन नौटियाल थे। वहीं रामलीला के चित्रकार जो थे भवानी चरण यू थे। और संगीत का बाइबल की जो संज्ञा दी भरत मुनि नाट्य शास्त्र ने दी। वहीं ध्रुपद शैली में ईरानी शैली का जो मिश्रण कर ख्याल गायन का आविष्कार किया गया वो किसने किया? अमीर खुसरो ने। और तबला और सितार का आविष्कार किसने किया? ये भी अमीर खुसरो ने किया। भारत का विशाल चित्रकला जो संग्रहालय है, ये भारत कला भवन की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में हुई थी। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है वो बनारस से है। और यहाँ पे बिंदादीन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज और ये सारे लोग जो संबंधित हैं, ये पूछा जा सकता है कि लच्छू महाराज किस उससे संबंधित है, किस नृत्य से संबंधित है, तो आपको कथक ही बताना है। अमीर खुसरो द्वारा प्रारंभ किया गया कहे गए ख्याल गायन को शीर्ष पर पहुंचाने का श्रेय किसको जाता है? रामपुर घराने को जाता है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कौन सा? कथक है। कथक नृत्य का प्रणेता जो है ठाकुर प्रसाद जी हैं। और कथक में ठुमरी गायन का जो समावेश हुआ था वो बिंदादीन में हुआ था। प्रमुख लोकगीत की बात कर लेते हैं तो कजरी जो है मिर्जापुर वाराणसी में होता था। बिरहा पूर्वांचल में, सोहर जो है अवध में, आल्हा जो है बुंदेलखंड में, और ईश्वरी फाग जो है बुंदेलखंड में, होरी फाग जो है रसिया ब्रज क्षेत्र में बनाया जाता है। अब प्रमुख लोक नृत्य की बात करते हैं तो ख्याल नृत्य जो था बुंदेलखंड में था। रास नृत्य जो झूला नृत्य मयूर नृत्य था। चरकुला नृत्य जो था ब्रज क्षेत्र में था। और धुरिया राई दीप ये सब जो था आपका बुंदेलखंड में था। वही नटवरी कटखोड़वा धोबिया करहुआ थीवर ये पूर्वांचल के आपके नृत्य है। और जोगनी जो कलाबाजी अवध क्षेत्र में बनाया जाता है। कर्मा जो है सोनभद्र और मिर्जापुर। वहीं राहुला जो है वो बुंदेलखंड में मनाया जाता है। यहाँ बात करते हैं आधुनिक शास्त्रीय हिंदी रंगमंच का जनक जिसको कहा जाता है तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। प्रदेश के प्रमुख लोक नायक रामलीला और नौटंकी। रामलीला जो थी वो रामनगर, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या में काफ़ी फेमस है। वहीं रामलीला जो एक ब्रज क्षेत्र में भी आता है रासलीला। और नौटंकी जो है वो कानपुर हाथरस में मनाया जाता है। तो नौटंकी कहाँ मनाई जाती है? कानपुर और हाथरस में। तो राज्य में सर्वाधिक जो 86 मेलों का आयोजन हुआ था वो कहाँ पे हुआ है? मथुरा में सबसे ज़्यादा मथुरा में मेलों का आयोजन होता था। और प्रमुख मेले आयोजन स्थल में बटेश्वर मेला जो है आपका ये इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, आगरा में होता है, ये मिलाने को दे सकते हैं। नौचंदी जो है आपका मेरठ में होता है। वही ददरी मेला आपका बलिया में होता है। और गढ़ मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में होता है। वहीं हरदास जयंती का देखते हैं तो निधिवन वृंदावन में होता है। देवा शरीफ में आपका बाराबंकी में लगता है। और सैयद सलार मेला जो है आपका बहराइच में लगता है। वहीं गोलकर्ण नाथ करते हैं तो खीरी में होता है। और नक कटैया मेला जो है वाराणसी में होता है। सांग भरी देवी जो आपका सहारनपुर, गोविंद साहब जो है अम्बेडकर नगर। और खिचड़ी मेला जो है गोरखपुर में होता है। और चैत्र रामनवमी में आपका अयोध्या में होता है।
अब आगे बात करते हैं हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता का सुलह कुल महोत्सव कहाँ पे हुआ था? आगरा में हुआ था। त्रिवेणी महोत्सव जो था आपका प्रयागराज में, ताज महोत्सव आपका आगरा में है और कबीर महोत्सव आपका मगहर संत कबीर नगर में मनाया जाता है। और आप मुझे बताइएगा कि किस, अभी मैंने आपको ऊपर भी पढ़ाया है कि किस जिले को संत कबीर नगर नाम से बोला जाता है। ये बस्ती के पास है, आप बिल्कुल हमें बताइएगा। अब उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना जो हुई थी 1975 में हुई थी और राजकीय जैन संग्रहालय की मथुरा में हुआ था। और प्रदेश में 3 राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं, वो गोरखपुर, कुशीनगर, पिपरहवा। और खड़ी बोली का विकास जो होता था सौरसैनी में हुआ था और इसके अन्य नाम हैं कौरवी, हिंदुस्तानी, नागरी और सरहिंदी हैं। ब्रज क्षेत्र में मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज आज प्रयुक्त होते थे। ब्रज भाषा का जो विकास हुआ था सौरसैनी अपभ्रंश द्वारा हुआ था। फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली में बोली जाने वाली अवधि का विकास हुआ था, तो अर्ध मगधी में हुआ था। प्रदेश में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली जो उपबोली कौन सी थी, तो वो भोजपुरी थी। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार जो थे 1949 प्रयागराज में थे। जैन और बौद्ध धर्म दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन था? कौशाम्बी। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र जो था प्रयागराज में। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय जो है मेरठ में था। प्रदेश में कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय है, तो कहाँ पे है? मथुरा में है। खड़ी बोली के विकास में प्रारंभिक महत्वपूर्ण योगदान है, तो किसका है? अमीर खुसरो का यहाँ पे होता है। तो अब उत्तर प्रदेश के शिक्षा एवं साहित्य की बात करते हैं, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो कि 1887 में प्रारंभ के किस कॉलेज के रूप में जाना था? तो म्योर सेंट्रल कॉलेज के नाम से जाना जाता था। प्रदेश में प्राथमिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए अलग अलग निदेशालय कब बने? तो 1972 में बने गए थे। और सात शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1981 में हुई थी। शिक्षा मित्र योजना 2000 से 2001 के बीच आई थी और प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण और मनकासुर अध्यापक छात्र अनुपात अमीर युवा शक्ति, ये सारी चीज़ें हुई थी। वही शिक्षा मित्र योजना के तहत शिक्षा मित्रों का चयन था ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा होता है। एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है, तो कौन सा है? बीएचयू है। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ 2001 से तो सभी शिक्षा को ज्ञान दिया जाता है। शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में बालिकाओं की शिक्षा हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना चलाई जाती है। प्राथमिक स्कूलों में मिड डे मील योजना 1995 में दी जाती है। कस्तूरबा गांधी और विद्यालय की योजना जो है वो आपको सर्व शिक्षा अभियान में कब से शामिल कर लिया गया? तो 2007 से 2008 के बीच शामिल किया गया। अभी बात करते हैं कल्प योजना की। तो कल्प योजना ये प्राथमिक शिक्षा के लिए चलाई गई थी, 1998 में चलाई गई थी। भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कंप्यूटर के माध्यम से विभिन्न विषयों में शिक्षा, तो विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट के नाम से है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो था मार्च 2009 में चलाया गया था। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो चलाया गया था 1989 में लखनऊ में चलाया गया था। उर्दू को प्रदेश की द्वितीय भाषा को घोषित किया गया था 1989 में। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहा किसको बोला जाता है? तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज को बोला जाता है। वही उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान जब कब हुआ था? तो 1976 में, जरूर ध्यान रखना। और उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान कहाँ स्टेब्लिश हुआ? ये भी आपका हिंदी और संस्कृत दोनों एक साथ हुआ था। वही कन्हैयालाल मणिकालाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पे है? तो आपका आगरा में है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी कहाँ पे है? आपका लखनऊ में है। उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पे है? ये लखनऊ में है। वही भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है, तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान को। और विश्व भारती पुरस्कार जो दिया जाता है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान को दिया जाता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास कब किया गया था? तो 1916 में किया गया था। भारत का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय क्या है? जगत गुरु है। और राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में आपका है। भारतीय भाषाओं के रक्षा और विकास हेतु हिंदुस्तानी अकेडमी जो थी प्रयागराज को बोली जाती है। 1927 में लॉन्च की थी। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वो 4 हैं आपके। कौन कौन से हैं? बीएचयू जो कि वाराणसी में है, एमयू जो है अलीगढ़ में है, बीआरयू लखनऊ में है और एयू जो है प्रयागराज में है। 2 विशेष केंद्रीय विश्वविद्यालय रानी लक्ष्मीबाई बाई केंद्रीय और राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान रायबरेली में है। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ उड़ासी में है आपका। आरोग्य एवं कल्याण पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? तो गोरखपुर में हुआ था। हिंदी के प्रथम समाचार पत्र कौन था के संपादक हैं? तो जुगल किशोर निवासी जी थे और ये कहाँ पे? कानपुर से हैं। उत्तर प्रदेश से निकलने वाला प्रथम हिंदी पत्र जो था बनारस अखबार था और 1845 में, और इसके संपादक जो थे गोविंद नारायण भट्टे थे। भारत से निकलने वाला उर्दू का पहला अखबार तो थे सरदल अकबर अखबार के नाम से जाना जाता था और इसका प्रकाशन स्थल कहाँ पे हुआ था? आगरा में 1846 में हुआ था। हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका जो थी सरस्वती का प्रकाशन कहाँ पे हुआ था? तो प्रयागराज में हुआ था। और किसके द्वारा कराया गया था आपको बताना है। विकलांगों की प्राविधिक शिक्षा के उद्देश्य से डॉक्टर अम्बेडकर
माना जाता है, और ये इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड के लिए कानपुर 1996 से 97 में बनाया गया था। आगे बात करते हैं, महात्मा गांधी विद्यापीठ के संस्थापक जो थे राष्ट्र रत्न शिव प्रसाद गुप्त जी थे। भारत माता मंदिर, हिंदी दैनिक आज, ये सारी चीज़ें चलाए थे। अब उत्तर प्रदेश वन एवं वन जीव तथा IFSR रिपोर्ट की बात कर लेते हैं, जो कि 2019 रिपोर्ट है। ये आपको करंट से रिलेटेड आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, करंट में आप देख लीजिएगा। तो फिलहाल थोड़ा सा उल्ट पड़ जा रहा है, लेकिन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा भारत की वन स्थिति रिपोर्ट जो थी क्या थी, तो जारी की गई थी। तो 1947 में पहले प्रकाशित की थी, और 2019 में आपकी 16वीं रिपोर्ट आपकी बनाई गई है। यह रिपोर्ट संपूर्ण भारत में वनों के प्रकार, विस्तार एवं वन संसाधन के आकलन पर प्रस्तुत की जाती है, और इसमें विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के संबंध में कुछ तथ्य आपके दिए गए हैं। अब IFSR के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र जो कि 16,582 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का 6.88% है। यहीं पे कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में आरक्षित वन जो थे 72.79 है, और कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में संरक्षित वन है 6.98 है। कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में अवर्गीकृत हैं 20.23 हैं, और वही ISFR के अनुसार राज्य में वनाच्छादन कब हुआ था, तो 16.15% किलोमीटर में हुआ था। वहीं ISFR की तुलना में राज्य के वन क्षेत्र में बात करते हैं तो वृद्धि हुई है, और 126 से 65 वर्ग किलोमीटर के बीच में हुई है। उत्तर प्रदेश में बिच्छा आच्छादन की बात करते हैं तो ये 3.05% वर्ग किलोमीटर है। राज्य के कुल क्षेत्र में झाड़ियाँ जो है 0.24% है। और वहीं भारत के सर्वाधिक व सबसे कम वन क्षेत्र जो था सोनभद्र और भदोही में है। कहाँ पे है, तो यह आप जरूर ध्यान रखिएगा, सोनभद्र और भदोही में है। प्रदेश का जो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है वो आपका सोनभद्र में है, और 2540 स्क्वायर किलोमीटर का है। अब यहाँ पे प्रदेश का न्यूनतम जो वन क्षेत्र वाला है वो संत विदासनगर, जिसको भदोही 3.21 किलोमीटर 3.12 वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक सघन वन की बात करते हैं तो लखीमपुर खीरी आ जाता है। सर्वाधिक सघन व खुले वन वाला बात करते हैं तो ये सोनभद्र आता है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल ये जरूर देख लेना कि यहाँ वनों में आप कंफ्यूज ना होना, आपका ध्यान रखना सघन कहाँ है, सघन व खुले, ये जरूर याद रखना। अति सघन और सघन व खुले, सघन व खुले आपका सोनभद्र में है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, और ये लखीमपुर और इसके एरिया के साथ। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों का क्रम अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा ये जरूर देख लेना, सोनभद्र, फिर चंदौली, फिर पीलीभीत, मिर्जापुर, फिर चित्रकूट। सबसे अब पहले सबसे कम वन प्रतिशत वाले जिलों का क्रम है तो संत कबीर और मैनपुरी, देवरिया, बदायूं और मऊ है। तो संत रविदास, फिर मैनपुरी, देवरिया और बदायूं है। प्रदेश के सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले जो हैं तो आपके सोनभद्र, खीरी, मिर्जापुर, पीलीभीत और चित्रकूट हैं। अब वहीं प्रदेश में सबसे कम वन क्षेत्र वाले जिले हैं तो आपका संत रविदास, ये वाली चीज़ें आपकी हो गई हैं। वहीं आके देखते हैं समानता प्रदेश में पाए जाने वाले वनों का जो आपका प्रकार है वो सबसे ज़्यादा किस टाइप में पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय अपने यहाँ जो पत्तियाँ वगैरह गिरा देते हैं, सीजनल वाले होते हैं ना, कि पत्ती गिर जाती है फिर उसके बाद फिर से उगाती हैं, तो ये इस तरीके वाले जो होते हैं उष्णकटिबंधीय होते हैं। ये बात करते हैं प्रदेश में वृक्षारोपण की, तो बढ़ोतरी करने हो तो ऑपरेशन ग्रीन योजना का प्रारंभ हुआ था 1 जुलाई 2001 में हुआ था। वही देश में सर्वप्रथम वन्य जीव परीक्षण संगठन की जो स्थापना हुई थी 1956 उत्तर प्रदेश में की गई थी। प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना हुई तो 1977 में टाइगर रिजर्व लखीमपुर पीलीभीत में हुई थी। प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार जो है वो चंद्रप्रभा है, और ये कहाँ पे है, चंदौली में है। अब सबसे बड़ा वन्य जीव विहार बात करते हैं तो हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है, जो कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा में पाया जाता है। इसमें सबसे छोटा वन्य जीव विहार जो है आपका महावीर स्वामी वन्य जीव विहार है, और ये ललितपुर में है। ललितपुर आपका इधर मध्य प्रदेश साइड में, नीचे साइड में मिलता है। अब यहाँ की बात करते हैं, और ये खनिज के मामले में काफ़ी है कि प्रमुख जो वन्य जीव विहार है वो किशनपुर वन्य जीव विहार लखीमपुर खीरी में पाया जाता है। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार जो है बहराइच में पाया जाता है। वही भैमूर वन्य जीव, ये ध्यान रखना, किशनपुर आपका लखीमपुर और कतरनिया घाट आपका बहराइच में पाया जाता है। वहीं भैमूर वन्य जीव विहार है जो मिर्ज़ापुर में है। कछुआ वन विहार आपका वाराणसी, और सुहागी बरवा जो है आपका ये महाराजगंज में पाए जाते हैं।
वहीं देखते हैं राज्य का सबसे पुराना पक्षी विहार जो है वो आपका नवाबगंज पक्षी विहार है, जो कि उन्नाव में है। सबसे बड़ा जो पक्षी विहार लाख बकोस पक्षी विहार के नाम से कन्नौज में है, और ये 80 वर्ग किलोमीटर पर है। ये जरूर देख लीजिएगा कि घटते क्रम बढ़ते क्रम जरूर पूछा जा सकता है। सबसे छोटा पक्षी विहार जो है आपका पटना में है और एटा में है। प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार में बात करते हैं तो बखीरा आपका बस्ती में है, सुरताल आपका बलिया में, पार्वती अर्गा जो है आपका ये गोंडा में है। सैंड पक्षी विहार जो है आपका हरदोई में है। और वहीं प्रदेश सरकार के अंतर्गत शामिल वन्यजीव संरक्षण केंद्र जो है 12 वन्यजीव हैं और 13 पक्षी विहार हैं। वृक्ष बंधु पुरस्कार किसमें दिया जाता है? वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिया जाता है, 2007 से 8 के बीच में लॉन्च हुआ था। वही बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कछुआ प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? तो ये सारनाथ में है। और प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण के लिए जो हरित पट्टी योजना चलाई गई थी 1912 से 13 में चलाई गई थी। आगे हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश नदी झीलें और सिंचाई के साथ उत्तर प्रदेश के अधिकांश जो नदियाँ प्रवाह है वो उत्तर प्रदेश पश्चिम से दक्षिण से पूर्व की ओर है। और गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करती है कहाँ पे? बिजनौर में। और उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गंगा तट वाला जो जिला है वो बदायूं है। और राष्ट्रीय जलमार्ग एक के रूप में आपका गंगा नदी प्रयागराज हल्दिया तक है। केंद्र द्वारा गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 से 2009 में दिया गया था। प्रदेश में यमुना नदी का प्रवेश जो था सहारनपुर में दिया गया था। राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी नदी है? तो यमुना नदी है। रामगंगा नदी का प्रदेश में प्रवेश कब है? बिजनौर में है। वहीं जौनपुर सुल्तानपुर लखनऊ स्थिति गोमती तट पर है। और गोमती नगर का उद्गम स्थल जो है फुलहर झील, क्या है? फुलहर झील पीलीभीत में है। साल शालिग्रामी नारायणी नदी के नाम से किसको जाना जाता है? गंडक में। नदियों के किनारे बसे प्रदेश के प्रमुख नगर हैं तो वो हैं आपके गंगा, मुक्तेश्वर, कानपुर, उन्नाव, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, शेरपुर, बलिया। इन 1 2 3 4 5 6 आपका है टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 आपका उस जिले से होकर गुजरती हैं। वहीं यमुना बागपत, मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा और कौशाम्बी में है। राप्ती जो है आपकी गोरखपुर में है। मंदाकिनी आपकी चित्रकूट में है। रामगंगा आपका मुरादाबाद में है। और वही सोन नदी से सोनभद्र और हिंडन नदी आपकी गाजियाबाद है। हिंडन नदी ये ध्यान रखना हिंडन नदी आपका ये ध्यान रखते हैं कि आलमगीरपुर जो आपका मिलता है ये हिंडन नदी के किनारे मिलता है। और ये सबसे ईस्ट पॉइंट है आपका इंडस वैली वाला। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन हैं तो नलकूप, नहर, तालाब, झील, कुएं। ये आपका देश में सबसे ज़्यादा आपका रोल नलकूप प्ले करता है। और प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है तो पूर्वी यमुना नहर है। प्रदेश में तालाब और पोखरों की सिंचाई किससे होती है? ज़्यादातर बुंदेलखंड में देखी जाती है। और प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई की नहरें हैं तो रायबरेली में है और 2843 किलोमीटर की। प्रदेश की नहर जो जल विद्युत उत्पादन का केंद्र है तो ऊपरी गंगा नहर। प्रदेश में सबसे बड़ी नहर प्रणाली तो है कौन सी है? शारदा नहर। वहीं रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर की बात करते हैं तो झांसी बेतवा नदी पर स्थित है। तो हथनी कुंड जो बैराज है वो यमुना नदी पर 5 राज्यों के संयुक्त उससे हुआ था। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर दिल्ली, राजस्थान में बनाया जाता है। बाढ़ सागर बांध सागर एवं नगर परियोजना जो सोन नदी पर बनाया गया था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड में था। गोकुल बैराज योजना तो यो थी यमुना नदी पर था और ये आगरा मथुरा के पेयजल समस्या को निदान पाने के लिए था। वहीं लोकुस बैराज परियोजना की बात करते हैं तो गंगा नदी पर था और कानपुर नगर को पेयजल उपलब्ध कराता था। आगरा बैराज की बात करते हैं तो यमुना नदी पर आगरा को पेयजल प्रदान करता है। वहीं गंगा जल परियोजना की बात करते हैं तो दिल्ली नोएडा बाईपास के समीप बनाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख झीलें, ताल, कुंड। तो सबसे पहले रामगढ़ ताल जो होता है ये गोरखपुर में था है। और बकीरा झील जो आपका संत कबीर नगर जिसको खलीलाबाद के नाम से जाना जाता है, थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन भी पूछा था। फुलहर झील जो आपकी पीलीभीत में है। करेला आपका लखनऊ। और औंधी ताल हमारा वाराणसी में है। औंधी ताल आप देख लीजिए सुल्तानपुर में है। सिरसी जलाशय जो थी आपके मिर्जापुर में है। मोती झील जो है गौर रामपुर में है। अब बरुआ सागर जो है आपका झांसी में है। शुक्रताल आपका मुजफ्फरनगर में है। अलवारा झील आपका कौशाम्बी में। दरवन झील आपका अयोध्या में है। मदन सागर झील जो है आपका महोबा में है। और वही तहर झील आपकी हरदोई में पाया जाता है। नौ झील आपका मथुरा और शेखा झील आपका अलीगढ़ में होता है। वही मेजा जलाशय बांध स्थित है तो बेलन नदी पे स्थित है। अर्जुन बांध जो है आपका अर्जुन नदी पर है जो कि हमीरपुर में है। और धसान नहर जो है बेतवा आपका झांसी और हमीरपुर दोनों में पाया जाता है। राजघाट बांध हुआ नहर परियोजना जो आपका बेतवा नदी पे है। और गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है रिहंद नदी पे पाया जाता है। और ये रिहंद नदी आपकी कहाँ पे है? सोनपुर में आपकी है।
ये बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दो जनगणना 2011 में, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश की जो कुल संख्या थी, हम कहेंगे तो लगभग समथिंग यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब आपका कितना था, 19,98,000 98,12,341 था। तो ये ध्यान रखना, मतलब समथिंग मान लेना कि 20 करोड़ के आसपास 2011 की जनगणना तो बहुत ज़्यादा हो गई। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो कितना परसेंट है, 16.51% है पूरे इंडिया का। उत्तर प्रदेश की आबादी में जो पुरुषों की संख्या का महिलाओं का परसेंट था तो 52.29 और 47.71% महिला थी। वहीं पर राज्य की कुल आबादी में ग्रामीण संख्या का प्रतिशत देखते हैं तो 77.70% है। वहीं पे देखते हैं भारत की कुल नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है तो 22.30% है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है, तो 7 है। प्रदेश के कुल शहरी आबादी उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है, और प्रथम किसका है, तो महाराष्ट्र का है। 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक न्यूनतम ग्रामीण आबादी वाले जिले हैं तो आपका इलाहाबाद, गौतम बुद्ध नगर है। तो देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो चौथा स्थान है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ, और वहीं न्यूनतम जनसंख्या वाले आप देख रहे हैं महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर। अब यहाँ पे देखते हैं आगे 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिलों का क्रम है तो प्रयागराज है, आजमगढ़ है और जौनपुर है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शहरी आबादी वाला क्षेत्र जो है जनपद गाजियाबाद है। अब उसके बाद सबसे कम आबादी वाला जो जिला है आपका श्रावस्ती है। क्या है, श्रावस्ती। जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष और महिला जनसंख्या वाला जिला है तो कौन सा है, प्रयागराज है। यही बात करते हैं उत्तर प्रदेश का कम ग्रामीण आबादी वाला जिला कौन सा है, तो गौतम बुद्ध नगर है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला कौन सा है, तो ये उत्तर प्रदेश है। कौन सा है, उत्तर प्रदेश। वही 0 से 6 वर्ष आयु है सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा है, तो प्रयागराज है। 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या व कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो 15.41% है। 0 से 6 वर्ष की आयु की जनसंख्या सर्वाधिक प्रतिशत अनुपात है तो कि बहराइच की है। और वहीं उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले हैं तो कौन, बलरामपुर और बागपत है। 6 वर्ष की आयु का लिंगानुपात कितना है, तो 902 है। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 829 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि भारत का अगर पूछा जाए तो 382 था। अब जनसंख्या 2011 के अनुसार प्रदेश के सर्वाधिक घनत्व वाले जिले कौन से हैं, गाजियाबाद है, फिर वाराणसी है, फिर लखनऊ, फिर भदोही, फिर कानपुर है। वहीं प्रदेश के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों की मैं बात करता हूँ तो कौन सा है, ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट हैं आपके। यह जनगणना 2011 के अनुसार कुल साक्षरता जो हुई थी 67.7% है। उसमें पुरुष और स्त्री की साक्षरता कितनी है, तो पुरुष इतना, महिला इतना है। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों का क्रम है तो आपका गौतम बुद्ध नगर सबसे साक्षर है, फिर कानपुर, फिर औरैया, इटावा, फिर गाजियाबाद। वहीं सबसे कम साक्षरता वाले बात करते हैं तो सब श्रावस्ती आपका 57.16 है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला आपका कानपुर नगर है। प्रदेश में महिला और पुरुष साक्षरता के बीच का अंतर 20.1% है। सर्वाधिक वह सबसे कम महिला पुरुष साक्षरता अंतर वाले जिले कौन से हैं, तो महाराजगंज, कानपुर नगर में आपका आता है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 912 है, जो कि राष्ट्रीय लिंगानुपात से 31 कम है। वही बात करते हैं प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं, तो जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया ये आपके सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो गौतम बुद्ध नगर आपका न्यूनतम लिंगानुपात। तो 2001 से 2011 के दौरान प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर रही है तो 20.22% रही है। प्रदेश में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला तो गौतम बुद्ध नगर। प्रदेश के सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाले जिले तो गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर हैं। प्रदेश की कुल जनसंख्या अनुसूचित जनसंख्या का कितने परसेंट है, तो 20.69% है। जनसंख्या की दृष्टि देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में। विश्व का सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले क्षेत्र जो है सीतापुर, इलाहाबाद और हरदोई है। प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या न्यूनतम अनुसूचित वाले कौन से हैं, तो सोनभद्र, बागपत है। प्रदेश में अनुसूचित जाति की संख्या प्रसन्नता के आधार पर सर्वाधिक प्रसन्नता वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका कौशाम्बी है। उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बात करते हैं तो कौन सी कहाँ पे, तो हमारी पूरी अनुसूचित जनजातियाँ जो हैं 2001 की जनगणना अनुसार 0.57 है, जिसको अपराध 0.6% हम लेते हैं। भारत की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की संख्या जो है कितना है, 8.6% है। अब उसके बाद प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है जो जनसंख्या वाले, तो सबसे पहले सोनभद्र, फिर बलिया, देवरिया, कुशीनगर और ललितपुर।
यहाँ पे सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले आपको व्यक्ति मिलेंगे। वहीं प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति वालों की जिलों में संख्या तो बागपत, कन्नौज, बदायूं, एटा और कासगंज आपके हैं। अब उसके बाद सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिलों का क्रम जो करते हैं तो सोनभद्र सबसे ज़्यादा है, और फिर ललितपुर है, फिर देवरिया है, फिर बलिया है, फिर आपका कुशीनगर में आ जाता है। वही बात करते हैं न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले बढ़ते क्रम में रखते हैं तो बागपत, कन्नौज, बदायूं, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, ये सारी चीज़ें हैं। प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात कितना है तो 951 है। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है तो थारू जनजाति है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी जनजाति कौन है, बनरावत है। प्रदेश में सूचीबद्ध अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितना है, 12 है। वही बात करते हैं प्रदेश में थारू जनजाति निवास करती है तो तराई क्षेत्र में करती है, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, गोरखपुर, वीरी, ये सारी जगहों पे करती है। थारू अपने को किस वंश के नाम से जानते हैं तो किरात वंशी के नाम से जानते हैं। लठ भरवा भोज कहाँ किया जाता है तो थारुओं में किया जाता है। थारुओं का प्रमुख त्यौहार जो है बजहर है। दीपावली का शोक के रूप में मनाने वाली जनजाति कौन सी, थारू। थारू जनजाति के बच्चों के लिए महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया था तो लखीमपुर खीरी में किया गया है। बुक्सा और बोक्सा जनजाति का जो निवास मुख्यतः कहाँ पे मिलता है आपका बिजनौर में। बुक्सा जनजाति का संबंध माना जाता है तो परत पतवार राजपूत वंश को माना जाता है। हिंदू की तरह वर्ण विभाजन पाया गया तो बुक्सा में पाया गया, और बुक्सा हिंदू धर्म मानते हैं। इनकी सबसे बड़ी पूज्य देवी कौन सी है तो काशीपुर की चामुंडा है। उसके बाद खरवार जनजाति की बात करते हैं तो ये मिर्जापुर में पाया जाता है, और सोनभद्र, देवरिया, बलिया, चंदौली, इन सारी जगहों पे पाया जाता है। वही बात करते हैं खरवार किस धर्म को मानते हैं तो खरवार जो है हिंदू धर्म को मानते हैं। कर्मा लोक नृत्य प्रचलित है तो खरवार जनजाति में आपके कर्मा लोक नृत्य प्रचलित है। वही बात करते हैं किस वर्ष 2003 में पूर्व उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियां तो कौन सी थी, 2000 मतलब 2 जनजातियां थारू और बुक्सा थी। तो महागीर जनजाति निवास करती है तो बिजनौर जिले में नजीजाबाद क्षेत्र में करती है। महागीर की अर्थव्यवस्था का मूल आधार था तो मछली पकड़ना। महीगीर जो थी जनजाति के लोग अनुयायी थे इस्लाम धर्म के। सहरिया जनजाति प्रदेश में मिलती है तो ललितपुर में। और परहिया जो मिलती है वो पैगा, पनिका, पंखा, अगरिया, पथारी, चेरो, भुइयाँ, बुनिया जनजाति निवास करती है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ, सोनभद्र में। सोनभद्र में सबसे ज़्यादा जनजाति भी आपकी निवास करती है। तो प्रदेश के किन जिलों में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती तो फैजाबाद और जालौन ऐसे जैसा जिला है जहाँ पे कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती। वही कर्मा लोकनृत्य किस जिले से स्थित है तो सोनभद्र से है। उत्तर प्रदेश जनजाति विकास निदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है तो समाज कल्याण विभाग के। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान है तो कहाँ पे है, ये लखनऊ में है आपका। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख संस्थान एवं संगठन तो यूपी स्पेशल जो कि है, और यहाँ पे इंडियन शुगर केन रिसर्च आपका लखनऊ में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च आपका लखनऊ में है। इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी आपका कानपुर में है, और वहीं पशु जैविक औषधि संस्थान आपका लखनऊ में है। इंडियन पल्सेस रिसर्च आपका कानपुर में है। क्लॉथ कपड़ा आपका गाजियाबाद। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट जो है वो कानपुर है, और वहीं केंद्रीय बकरी अनुसंधान आपका मथुरा जिला में। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च मेरठ में। सेंट्रल मैंगो रिसर्च आपका लखनऊ में। खाद्य अनुसंधान मानकीकरण प्रयोगशाला आपका गाजियाबाद में। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान कहाँ पे है, भदोही में है। राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट कहाँ पे है आपका, अमेठी में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कहाँ पे है, रायबरेली में। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है आपका, बरेली में है। ये सेंट्रल एविएशन बच्ची रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ की बात करते हैं तो इज्जत नगर में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट ये इज्जत नगर में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी आपका कहाँ पे है, यह रायबरेली में है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आपका कहाँ पे है, आगरा में है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज जो है वो अभी आपका आगरा में है। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट आपका कहाँ पे है, ये नोएडा में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च जो है आपकी वाराणसी में है। सेंट्रल ग्रासलैंड आपका फॉडर रिसर्च एंट्री ये भी आपका झांसी में है। ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला आपका कहाँ पे है तो लखनऊ में है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी तो सहारनपुर है। सहारनपुर आप देखिएगा सबसे ऊपर है, और ये हिमाचल प्रदेश ये सारी जगहों को टच करता है। उसके बाद केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान जो है आपका लखनऊ में है। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान आपका खुर्जा में है, और उत्तर प्रदेश की कृषि परिषद लखनऊ में है। और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च आपका कहाँ पे है, ये लखनऊ है। अब वहीं पे सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल पे बात करते थे अभी मेरठ में है, और इंडस्ट्रियल टॉक्सिलॉजी सेंटर रिसर्च सेंटर आपका लखनऊ में है। वहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहाँ पे है, ये वाराणसी में है।
वहीं नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज जो है आपके लखनऊ में है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी थर्मोलॉजी जो है सीतापुर में, और नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर ये आपके गाजियाबाद। अब नेशनल सेंटर फॉर एगो फॉरेस्ट्री ये झांसी में है, और इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट जो है आपका हापुड़ में है। नेशनल एकेडमी ऑफ स्टेटिस्टिकल मिनिस्ट्री जो है कि नोएडा में है। राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान आपका लखनऊ में है। राष्ट्रीय कथक संस्थान आपका लखनऊ में है, और वहीं राष्ट्रीय अंबेडकर पर्यावरण म्यूजियम की बात करते हैं तो ये भी आपका लखनऊ में है। पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र महोबा, और उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद जो है आपका शाहजहांपुर में है। डॉक्टर अंबेडकर एवं टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड आपका कानपुर में कहा गया था। राजकीय चर्म संस्थान आपको पता ही है कानपुर में है। और इसके बाद फ्रेगनेंस एवं फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर ये आपका कन्नौज में है। कन्नौज में सबसे ज़्यादा परफ्यूम वगैरह आपका बनाया जाता है। उसके बाद कांच उद्योग के विकास केंद्र आपके कहाँ, फिरोजाबाद में। और उसके बाद बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट जो फार्मूला है ये आपका ग्रेटर नोएडा में, जिसको गौतम बुद्ध नगर के पहले नाम से जाना जाता था। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आपका बंदा में है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका लगभग मैंने पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया है, और जिसमें हम लोगों ने कम से कम टाइम में आपको पूरा रिवीजन कराया है दोस्तों। इसको आपको कम से कम मैंने कहता एक बार में आपको याद होगा, आप बार इसको बार 5-6 बार देखते हो। अगर हो सके तो एक छोटे से अपने स्टिकी नोट्स जो आपको नहीं आता वो लिखते चले जाना, फिर दोबारा आप करना है। जो नहीं आता फिर आपको लिखते चले जाना है। तो आपको वही लिखना है जो आपको नहीं आता है। जैसे आपने एक बार रिवीजन किया, जो आता है उसको आप छोड़ दीजिए, जो नहीं आता है उसको फिर लिख लीजिए। फिर उसके बाद दोबारा जब आप रिवीजन कीजिए तो आप लिखे हैं तो उसमें से कुछ आएगा। फिर धीरे-धीरे जब आपका 8-10 बचे जो नहीं आता है तो आप अपना तो सबका नहीं आता है। तो इस तरीके से आप इसको बार देख लीजिएगा, और आपको एक लिमिटेड सोर्स है जो बहुत कम टाइम में अगर आपका है तो आपके लिए ये परफेक्ट वीडियो है। तो मिलते हैं अगले एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।